अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुझे इंडिया से पूजा ने भेजी है, जिनके गांव का नाम है गंजिया, ज़िला होशियारपुर। पूजा की ये कहानी जब मैंने सुनी, उन्होंने वॉइस मैच रिकॉर्ड करके भेजा, तो यकीन मानिए एक लम्हे के लिए मुझे भी ऐसे खौफ से झुरझुरी आ गई, क्योंकि गांव के अंदर आज भी ऐसे कई वाक़यात हो रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, शहर की दुनिया में, शहर की ज़िंदगी में एक शोर शराबा है। रातों को भी ये लोग जाग रहे हैं, ना दिन का पता ना रात का। इंसानों का एक समंदर है जो हर वक्त कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन देहात की ज़िंदगी में आज भी जैसे ही शाम उतरती है और अंधेरे की चादर हर तरफ फैल जाती है, रात का समा होता है, तो ये लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं और वो ज़मीनें जो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो अंधेरों में डूब जाती हैं। वहाँ ये मखलूक एक जगह से दूसरी जगह खेलती कूदती और अपनी सुबह का आगाज़ करती है। रोशनी इंसान के लिए है और अंधेरा उस मखलूक के लिए। जैसे ही अंधेरा शुरू होता है तो उस मखलूक का दिन का आगाज़ होता है। तो पूजा ने मुझे पहले भी कुछ कहानियाँ भेजी हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो पूजा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये भी कहानी बहुत ज़बरदस्त है, लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आपके गाँव की कोई और भी कहानियाँ हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उनको प्रोग्राम में शामिल करूँगा। ये कहानी 2011 की है, ज़िला होशियारपुर की। जिनकी ये कहानी है उनका नाम है सुमन और उनके शौहर विक्की। इनका असली गांव तो होशियारपुर नहीं था, कबीर वाला था। लेकिन जब ये वाक़यात इनके साथ पेश है तो ये उस वक्त होशियारपुर में थे। ये जो लोकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, ये बिल्कुल रियल हैं। उन्होंने कहा है कि सर आप बताना चाहें तो नाम रियल बता सकते हैं। तो मैंने सारे नाम, होशियारपुर, कबीरवाला और सुमन, विक्की, ये रियल नाम है। और जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम पूजा है। सुमन अभी छोटी ही थी कि उसके और भी बहन भाई उसके साथ खेलते कूदते थे। घर के अंदर एक खुशहाली थी। माँ बाप दोनों हयात थे, उनके सरों पे उनका साया था। तो वो बच्चे भी उसी तरह परवरिश पा रहे थे जैसे माँ बाप की छत के नीचे बच्चे परवरिश पाते हैं। लेकिन अचानक से माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। और जैसे ही माँ अल्लाह को प्यारी हुई तो कुछ अरसे बाद, बच्चे छोटे हैं, बाप ने ये सोच के दूसरी शादी कर ली। और यूं सुमन की ज़िंदगी में एक और माँ आ गई, सौतेली माँ। ये जो लफ्ज़ है सौतेला, ये लफ्ज़ खुद ही एक खौफनाक लफ्ज़ है। इसी लफ्ज़ के अंदर ही सौतेलापन है। माँ, सौतेली माँ। लफ्ज़ जहाँ पे सौतेला आता है, यकीन मानिए कितनी तकलीफ, दुख और दर्द समा जाता है इसी एक लफ्ज़ में जिसका नाम है सौतेला। सुमन की भी माँ सौतेली आ चुकी थी। कुछ अर्सा तक तो वो ठीक से माँ रही, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने सुमन के घर के सारे काम, एक जो बच्ची थी अभी जवान भी नहीं हुई थी, घर के सारे काम काज उसी के ज़िम्मे लगा दिए। सुमन भी ऐसी फरमाबरदार थी कि माँ के कहने के ऊपर हर काम सर बजा लाती। माँ जो भी कहती वो फ़ौरन से, बग़ैर चूं चां किए, बग़ैर किसी भी बात का इजहार किए काम को मुकम्मल कर देती। वक्त गुज़रता रहा। वहीं पे एक हवेली थी। उस हवेली के अंदर किराएदार रहते थे। काफ़ी बड़ी हवेली बनाई गई थी, बहुत ही जैसे किसी ने दिल से उस हवेली को बनाया हो। उसके पीछे भैंसों के लिए एक बड़ी सी जगह बनाई गई थी, दरख्त लगाए गए थे और आगे वाला हिस्सा बहुत ही खूबसूरत एक हवेली का, और पीछे जानवरों के लिए बाड़ा बनाया गया था।
अब वो बड़ी हो चुकी थी। माँ ने फैसला किया कि उस घर के अंदर उसको वो नौकरानी रखवा दे, एक ऐसी लड़की जो सारा दिन उस घर के काम काज करेगी और रात को उसी घर में ही सो जाएगी। वो 2 मियाँ बीवी और उनका एक छोटा सा बच्चा था 4 साल का। वो किसी ऐसी लड़की की तलाश में थे जो घर के काम काज भी करे और बच्चे को भी संभाले। यूं सुमन की माँ ने सुमन को उसी हवेली के अंदर रखवा दिया। अब सुमन सारा दिन घर के काम काज करती, उस बच्चे को भी संभालती, उस घर का खाना बनाती और रात को वहीं पे ही सो जाती। वहीं पे एक दिन दोनों मियाँ बीवी कहीं जाने लगे तो उन्होंने सुमन से कहा, आज हम लेट वापस आएंगे, हो सकता है वापस आते आते हमें सुबह हो जाए। अपने बच्चे का ख्याल रखना है, इसको दूध पिलाना है, अपने साथ लिटाना है, एक पल को भी अपने से अलग नहीं करना। जानते थे ये बच्ची ज़रूर है लेकिन फर्मा बरदार बच्ची है। उस पर आंखें बंद करके एतमाद करते थे। सो बच्चे को सुमन के हवाले किया और रवाना हो गए। सुमन को इस घर में काम करते हुए बहुत ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ था, कुछ ही अरसा हुआ था, लेकिन ये 8-10 दिनों के अंदर ही ये बच्चा सुमन के साथ बहुत मानूस हो गया था। सुमन थी इतनी प्यार करने वाली, वो हर वक्त उस बच्चे के साथ इस तरह मोहब्बत से पेश आती कि वो बच्चा माँ बाप से ज़्यादा सुमन से मानूस हो गया। जब माँ बाप चले गए तो उस रात सुमन उसके साथ खेलती रही, उसको दूध पिलाया, यहाँ तक कि रात हो गई, सर्दियों की एक रात। सुमन उस बच्चे को लेके लेटने के लिए बेड पे पहुंची और रजाई के अंदर दोनों लेट गए। गर्मियों में एक शोर शराबा होता है, कहीं पे एसी चलने की आवाज़ तो कहीं कूलर की, कहीं पंखे की, कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर आती है। सर्दियों की रात एक खामोश रात होती है। यहाँ तक कि कुछ घरों के अंदर पुराने जो फ्रिज चल रहे होते हैं उनकी भी एक थोड़ी सी आवाज़ आती है। सर्दियों में तो वो भी बंद होते हैं। ऐसी ही एक ठंडी यख सर्दियों की रात थी। सुमन उस बच्चे के साथ लेटी टीवी देख रही थी। कमरे के अंदर टीवी चल रहा था और थोड़ी देर के बाद ही वो बच्चा गहरी नींद सो गया। सुमन को टीवी देखते हुए ऐसी आवाज आई जैसे किचन का दरवाजा खुद से खुला हो। बाकायदा जब वो दरवाज़ा खुलता था तो दरवाज़ा खुलने से जो एक आवाज़ सी पैदा होती है, वो आवाज़ पैदा हुई जो इस बात का इशारा था कि दरवाज़ा खुला है। हवा तो अंदर आ नहीं सकती थी, घर अंदर से अच्छी तरीके लॉक था, तो दरवाज़ा कैसे खुला है। और साथ ही किचन की लाइट भी ऑन हो गई। सुमन जो टीवी की तरफ मुतवज्जो थी, जब दरवाजे की आवाज़ उसने सुनी और साथ ही उसने देखा कि लाइट ऑन हो गई है, उसने कहा क्या हुआ है लाइट को। वो उठी है और चलती हुई किचन में गई है, देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और लाइट ऑन है। उसने पहले लाइट को बुझाया, फिर किचन का दरवाज़ा बंद किया, वापस आके बिस्तर पर लेट गई। फिर उसने टीवी देखना शुरू कर दिया। चंद ही मिनट गुजरे थे कि फिर से कानों में आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुला है और फिर से लाइट ऑन हो गई। उसने कहा क्या मैं नींद में हूं, क्या मैंने पहले लाइट को ऑफ नहीं किया था या दरवाज़ा बंद नहीं किया था, क्या हुआ है। ये सोच के सुमन उस बिस्तर से बाहर निकली और जब किचन तक पहुंची तो दरवाज़ा फिर से खुल गया था और लाइट फिर से ऑन थी। उसने लाइट को बुझाया और दरवाजे को बंद कर दिया। टीवी पे उसका फेवरेट सीन चल रहा था। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करके भागती हुई आई कि वो सीन मिस ना हो जाए। बिस्तर में घुस के उसको सीन को देखने के लग गई और जैसे ही वो सीन ख़त्म हुआ टीवी पे तो देखा फिर से लाइट किचन की जल चुकी है। यार ये क्या मामला है। सुमन उठी। इस दफ़ा उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान उस लाइट की तरफ था जो बार बार जल रही थी। वो किचन में दाखिल हुई, लाइट को देखा, 1-2 दफ़ा टक 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 करके देखा कि क्या लाइट ख़राब है, क्यों जल रही है। सुमन ने लाइट को अच्छी तरीके बंद किया, दरवाज़ा
इस अंदाज में बंद किया कि दरवाज़ा बंद करने के बाद दरवाजे के सामने खड़ी हो गई कि अब फिर से खुलता है। कुछ लम्हे खड़ी रही, लेकिन दरवाज़ा अपनी जगह पे उसी तरह बंद था जिस तरह सुमन ने बंद किया था। जब ये यकीन हो गया कि ये दरवाज़ा नहीं खुलने लगा, तो वो चलती हुई बिस्तर पर आई। अभी लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि फिर कानों में आवाज़ आई, दरवाज़ा खुल गया और लाइट ऑन हो चुकी थी। सुमन को इस घर में कोई 10-15 दिन ही हुए थे, लेकिन वो डरी नहीं। उसने कहा शायद लाइट ख़राब है या दरवाजे के साथ क्या मसला है, छोड़ दो, मैंने अब बंद नहीं करना, जलती रहे, कोई बात नहीं। वो अपनी टीवी देखने में मशगूल हो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद घर की लाइटें खुद ब खुद बुझना और जलना शुरू हो गईं, बुझना और जलना शुरू हो गईं। सुमन को थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ कि ये क्या इलेक्ट्रिसिटी ख़राब है, घर के अंदर कोई मसला है या क्या है कि लाइटें जल बुझ रही हैं, टीवी अभी तक बंद नहीं हुआ था। उसने कहा सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, मुझे सो जाना चाहिए। उसने अपने मुंह को रज़ाई के अंदर छुपाया और कुछ देर जागती रही। रज़ाई के बाहर लाइटें जल बुझ रही थीं कि कब सुमन को भी नींद आ गई। सुमन उस घर में ज़्यादा अरसा काम ना कर सकी, क्योंकि वो जो वहाँ रहते थे, कुछ अरसे बाद सुमन को महसूस हुआ कि वो उस घर को छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें सुमन की माँ से कहा कि अब हम क्योंकि इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये सुमन ने जितना टाइम काम किया है ये उसके पैसे, और आप सुमन को ले जाइए। और ऐसा ही हुआ, वो लोग घर छोड़ के चले गए। अब सुमन अपनी माँ के साथ रहती थी। सौतेली माँ ने एक ग्रुप बनाया जिसका काम शादी ब्याह पे, मुख्तलिफ फंक्शन पे भंगड़े करना होता था। उस ग्रुप के अंदर लड़कियों और लड़कों को शामिल किया गया। 6 लड़कियां और 6 लड़के शामिल किए गए। यूं सुमन ने भी उस ग्रुप को मां के कहने पे ज्वाइन कर लिया। जहां 5 लड़कियां पहले से थी, 6ठी लड़की उसमें सुमन शामिल हो गई, जो ये मुख्तलिफ फंक्शन मां उसकी बुक करती और ये लोग वहां पे जाके शादियों पे भरपूर खुशी का इजहार करते हुए डांस करते, भंगड़ा करते, गिद्दा डालते। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि सुमन की मां को एहसास हुआ कि एक ग्रुप है, अक्सर रात को हम लोग लेट फारिग होते हैं, तो एक बड़ा सा घर होना चाहिए जहां पे ये बाकी लोग भी वहां सो सकें। बाज़-औक़ात ऐसा होता था, फंक्शन 5-6 दिन के लिए मिल जाता था, तो वापसी पे लेट नाइट ये फारिग होते थे, तो सोने के लिए जगह नहीं होती थी। पता लगा वही हवेली जो कुछ अरसा पहले जहां पे सुमन काम करती थी वो खाली हो गई थी। सोचा इसका किराया पता करें, और जब उसका किराया पता करा तो वो इंतहाई सस्ते दामों किराए पे मिल रही थी। फौरी तौर पे सुमन की सौतेली माँ ने उस हवेली को किराए पे ले लिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो भी वो फंक्शन पे जाते और जब फारिग आते तो उस हवेली के अंदर काफ़ी कमरे बने हुए थे, सोने की बहुत जगह थी। यहाँ तक कि इस हवेली के पीछे भी काफ़ी बड़ी जगह थी जो भैंसों के लिए बनाई गई थी। मालिक मकान ने बहुत दिल से, बहुत शौक़ से इस हवेली को बनाया था कि पीछे जानवर पालूंगा, लेकिन क्या वजह हुई थी वो यहाँ नहीं रह सका था। पीछे कोई जानवर नहीं थे, हाँ वहाँ पे काफ़ी दरख्त ज़रूर थे। अब ये लोग इसी घर के अंदर शिफ्ट हो गए। इस घर के अंदर शिफ्ट हुए हुए इनको कोई तीसरा दिन था कि रात के टाइम 2 लड़के गहरी नींद जो सोए हुए थे, उनमें से एक लड़का जिसकी आंख बहुत जल्दी खुल जाती थी, कुछ लोग बहुत गहरी नींद सोते हैं और कुछ लोग बहुत जल्दी छोटी सी बात पे भी जाग जाते हैं, उसकी आंख इस बात पे खुल गई, एक शोर सा हुआ था। वो जो हवेली के बिल्कुल पीछे जगह थी जहां पे गाय भैंसों के लिए बाड़ा सा बनाया गया था, वहां पे एक बड़ा सा दरख्त लगा हुआ था। रात के किसी पहर उसका बड़ी सी एक टहनी जो भारी भरकम थी, क्योंकि दरख्त की टहनी भारी भरकम हो, उसको आप काटें और जब कट के वो नीचे गिरती है तो बहुत शोर पैदा करती है। तो ऐसे ही एक टहनी के पहले टूटने की कटक की ऊंची सी आवाज आई और उसके बाद पूरे पत्ते शोर करते हुए नीचे जाके गिरे। उस लड़के की जैसे ही आंख खुली तो उसके साथ सोया हुआ दूसरा लड़का भी जाग गया।
क्या हुआ है, क्या हुआ है? उसने कहा लगता है किसी दरख्त से कोई बहुत बड़ी टहनी टूटी है और वो नीचे गिरी है, उसका शोर हुआ है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई दरख्त की टहनी टूटी है, सुबह उठ के देखेंगे। वो दोनों भी सो गए। अगले दिन उठे, उन्होंने जहां से टहनी टूटने की आवाज़ आई थी हर जगह पे जाके देख लिया, लेकिन कोई भी टहनी नहीं टूटी थी। उससे अगली रात फिर एक टहनी टूटी, जो कल वाली टहनी से भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसके टूटने की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी और उसके गिरने से जो शोर पैदा हुआ तो 3-4 लोग बाकायदा जाग गए और एक दूसरे से मुखातिब होकर बोले क्या हुआ, क्या हुआ? ये तो कोई दरख्त की बहुत बड़ी टहनी टूट के नीचे गिरी है जिसका अच्छा खासा शोर हुआ है। तो वो भी बोले हाँ ऐसा ही शोर था। तो उनमें से वो 2 लड़के बोले यार कल हमने भी आवाज़ सुनी थी, एक टहनी टूटी थी, सुबह उठ के देखा था कुछ भी नहीं था। लेकिन वो बाकी 2 जो आज पहली दफ़ा जागे थे वो बोले यार आज तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा सा लगता है दरख्त का टुकड़ा कटा है और नीचे गिरा है जिसका इतना शोर था। तो अभी सो जाते हैं, बेहतर यही है सुबह उठ के देखेंगे। अगले दिन वो उठे तो वहां पे कुछ भी नहीं था। जो बाकी इर्द गिर्द घर बने हुए थे किसी घर के अंदर दरख्त नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी, उसके पीछे काफ़ी दरख्त थे, इसलिए दरख्त सिर्फ इसी हवेली के अंदर थे। पूरी हवेली को छान मारा लेकिन कोई भी दरख्त टूटा हुआ नहीं था। तीसरी रात भी ऐसे आवाज़ आई किसी टहनी के टूटने की, लेकिन ये आवाज़ हल्की सी थी, बहुत ऊंची नहीं थी। फिर से वो लोग जागे, लेकिन यही सोच के कि पता नहीं टहनी टूटने की आवाज़, गिरने का शोर आता है, लेकिन सुबह उठ के देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस घर में रहते हुए एक लड़के ने सुबह उठ के एक रात इजहार किया कि मैं थका हुआ आया फंक्शन से, जिस तरह बाकी सब लोग सो गए मैं भी सो गया, लेकिन रात को मुझे ऐसे लगा है जैसे मेरे जिस्म पे बोझ सा आया है। बाकी मुखातिब हुए कैसा बोझ? ऐसा मुझे लगा है जैसे मैं नींद में था लेकिन मेरा जिस्म जकड़ा गया था, मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं बात नहीं कर पा रहा था, मुझे नींद में ऐसे महसूस हुआ है। बाकियों ने उससे कहा नहीं नहीं ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर 1-2 दिन गुजरे कि फिर एक लड़के ने उठ के शिकायत की कि रात मुझे बहुत डर लगा है इस घर के अंदर। उन्होंने कहा किस बात का डर, क्या हुआ? उसने कहा मैं कमरे में सोया हुआ था कि मुझे ऐसे लगा रात का कौन सा पहर है कि मेरी आंख खुल गई। मैं बहुत थका हुआ था, मेरी आंख नहीं खुलनी चाहिए थी, क्यों खुली है मेरी आंख? मैं आंखें खोल के इर्द गिर्द देख रहा था कि जागने की वजह क्या है। तभी मुझे खटका सा महसूस हुआ बाहर वाली जो खिड़की है कमरे की, उसके पास। जब खटके की आवाज आई तो मैं चौंका और खिड़की की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो उसी लम्हे 2 आंखें जो गोल गोल सी और काफी बड़ी आंखें थी, सफेद किस्म की, ऐसी आंखें जो बिल्कुल सफेद थीं। 2 बड़ी बड़ी सी आंखें मुझे चमकती हुई नजर आई हैं। एक ही दफा सिर्फ नजर आई, ऐसे झलक नजर आई है कि 2 आंखें थीं, किसी ने उनको झपका है 2 दफा और उसके बाद गायब हो गई। आंखें फाड़ फाड़ के मैं उन आंखों को देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार देखने के बावजूद वो मुझे आंखें दोबारा नजर नहीं आई। पता नहीं मेरा वहम है या पता नहीं क्या, लेकिन मैंने आंखों को देखा जरूर है। 2 बड़ी बड़ी आंखें जो मुझे घूर रही थी। सबने कहा हमने तो ऐसा कुछ नहीं महसूस किया। अब यहां पे रहते हुए कि कोई ना कोई सुबह उठ के कंप्लेन जरूर करता था कि रात को मैंने खटका सुना है, रात कोई कहता कि मैंने ऐसे आवाज सुनी है जैसे कोई कमरे में कूदा हो, जैसे कोई चारपाई से छलांग लगाता है नीचे तो एक कूदने की आवाज आती है, ऐसे आवाज आई। तो उठ के बाकायदा मुखातिब किया कौन है, कौन कूदा है? तो कोई भी नहीं था। लेकिन ऐसा कोई इशारा या कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते। लेकिन ऐसा अब तक ज़रूर उनको महसूस हो चुका था कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ है। जैसे ही रात का अंधेरा फैलता है कोई ना कोई हरकत ज़रूर होती है। इसी ग्रुप के अंदर विक्की भी शामिल था, इसी ग्रुप के अंदर सुमन भी शामिल थी जिनकी अभी तक शादी
नहीं हुई थी। ऐसे ही वो सुबह शादी पे भंगड़ा डालते, काम करते और रात को इसी घर में आके सोते तो उनको कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटीज महसूस हो रही थी। वहीं पे एक लड़का था जिसका नाम जॉन था। जॉन क्रिश्चियन था और उसने गले में एक चेन पहन रखी थी जिस पे तमाम मसीही भाई जो हैं वो अपना गले में लटका के रखते हैं। उसने भी सलीब पहन रखी थी जो चेन के अंदर डली हुई थी। वो हर रात पढ़ के सोता था। जब भी वो सोने के लिए लगता था, सोता था, सोने के लिए लेटता था, तो उससे पहले वो कुछ पढ़ता, अपने ऊपर दम करता, अपनी सलीब को चूमता और उसके बाद सो जाता। जितने भी लड़के और लड़कियां थी सब शिकायत कर रह चुके थे कि किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई वाकया हो चुका था, सिवाय जॉन के जो अभी तक बचा हुआ था उसके साथ कोई भी वाकया नहीं हुआ था। और जॉन कहता मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, आप लोगों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। दूसरे लड़के के साथ भी वही बोझ वाला सीन हो चुका था। उसको महसूस हुआ था रात को सोते हुए कि उसकी आंख खुल गई थी लेकिन उसके ऊपर कोई बैठा है, उसका वजूद जकड़ा हुआ है, उसके वजूद पे कोई बोझ है, उसको भी महसूस हुआ था। जब काफी लड़कों और लड़कियों ने शिकायत की तो विक्की ने एक दिन प्रोग्राम बनाया, आप लोग क्यों इस तरह की शिकायतें करते हैं कि किसी के साथ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं है। आज रात को एक फन करेंगे, आज वैसे भी काम नहीं है, हम सब फ्री हैं, आज रात को एक शो लगाते हैं। उस रात उन्होंने खाना वगैरह खाया और खाना वगैरह खाने के बाद गपशप करते रहे। जैसे ही रात के 12 हुए विक्की जॉन उन सबको लेके ऊपर छत पर चला गया। उसके बाद काफी कैंडल थी, उसने दरमियान में गोल दायरे की शक्ल में उन कैंडल्स को लगा के जला दिया और सब लड़के और लड़कियों को कहा कि गोल दायरे में बैठ जाएं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। लड़के और लड़कियां डरना शुरू हो गए कि ये क्या है। उसने कहा कुछ भी नहीं, हम देखते हैं इस घर में क्या है क्या नहीं। आप लोग जो कहते हैं ना कि कोई कहता है कूदा है, कोई कहता है कि वो टहनी गिरी है, शोर पैदा हुआ है, कोई कहता है मेरी आंखें देख रही थी, कोई कहता है मेरे ऊपर बोझ आ गया, कोई कहता है कोई गुजरा है, ये जितनी भी बातें हैं ना अभी पता लग जाता है, हम अभी फन करते हैं। एक दो लड़कियां डर रही थी, बाकियों ने कहा हाँ हाँ कुछ नहीं होता, चलो फन करते हैं। तो वो एक गोल दायरा सर्कल सा बना के बैठ गए और सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। दरमियान में रखी हुई जो मोमबत्तियां थीं उनको जला दिया गया। जॉन ने दिल ही दिल में कुछ पढ़ा और उसके बाद गले में वो जो चेन उसको उसने चूमा क्रॉस को और उसके बाद कुछ पढ़ता रहा। वो पढ़ता था, उन कैंडल्स की तरफ फूंक मारता था। वो जो सलीब उसने पहनी हुई थी वो उसको फिर पकड़ता, उसको फूंक मारता और फिर कुछ देर पढ़ता और उसके बाद फिर से उन मोमबत्तियों की तरफ फूंक मारता। लड़के और लड़कियां जो आंखें बंद करके बैठे थे, क्योंकि जॉन ने उनसे कहा था अपनी आंखें नहीं खोलनी, तो उनमें से कुछ लड़के और लड़कियां शरारत में आंख खोल के एक आंख से देखते क्या हो रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा था सिवाय इसके कि वो गोल दायरे में बैठे हुए थे। रात की खामोशी थी, अंधेरा था और दरमियान में जलती हुई कैंडल्स की वजह से रोशनी फैल रही थी उस छत पे। जब वो अपनी आंख खोल के देखते तो उन कैंडल्स की रोशनी की वजह से उन कैंडल्स का साया वहीं पे लहरा रहा होता और सबकी आंखें बंद होती हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े वो सारे इस तरह बैठे हुए थे। सिर्फ एक जॉन ही था, हर थोड़ी देर के बाद अपनी सलीब को चूमता, फूंकता और मोमबत्तियों की तरफ फूंक मारता। काफी देर वो इसी तरह करता रहा लेकिन कुछ भी ना हुआ। तो उनमें से एक लड़का बोला, यार बस बहुत हो गया, कितनी देर से हम बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। जॉन कुछ है तो दिखाओ यार, क्या कर रहे हो। और जॉन भी आखिरकार थक गया, जैसे वो कुछ भी ना कर पाया हो। और आहिस्ता आहिस्ता सब ने आंखें खोलना शुरू कर दी और जॉन ने भी कहा ठीक है यार आंखें खोल दो, मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। बज़ाहिर तो उस वक्त ऐसा लगता था कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद जॉन वहां मौजूद चीजों को छेड़ बैठा था। वो क्या पढ़ता रहा था किसी को नहीं पता, वो सिर्फ जॉन ही जानता था।
सबको ऐसा लगा कि जॉन ने फन किया, पढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ हो चुका था। उसके बाद वो वहां से उठे और नीचे पहुंच गए और अपने अपने बिस्तरों पर सोने के लिए चले गए। जब सुबह हुई तो सबने उठ के नाश्ता किया। उसी घर में एक 3 साल की या 4 साल की एक बच्ची भी थी, उसी ग्रुप में से किसी की थी। जॉन उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता था। उस दिन जब रात को उसने वो अमल किया था, उस दिन वो सुबह उठा, उसने नाश्ता किया तो बच्ची के साथ खेलना शुरू हो गया। और खेलते खेलते, उसको प्यार करते करते उसके दिल में क्या आई कि उसने अपने गले में पहनी हुई वो जो सलीब थी उसने उतारी, वो चेन उतार के उस छोटी सी मासूम सी बच्ची के गले में डाल दी। जो वो हर वक्त खुद हिफाजत के लिए पहनता था, वही चेन उसने छोटी सी बच्ची के गले में डाल दी। उसके बाद विक्की और बाकी लोगों से कहता है, चलो यार नहा के आते हैं। वहीं पे एक बड़ा सा तालाब सा बना हुआ था जहां पे ये लोग जाकर नहाते थे। नहर तो नहीं कहना चाहिए, नहर तो चलती है, लेकिन वो रुका हुआ पानी था, लेकिन लोग वहां पे नहाते थे। चलता था, फिर बंद हो जाता था, पानी चलता था, पानी साफ होता था, लोग नहाते थे। तो वो लोग नहाने के लिए वहां पहुंच गए। जॉन बहुत अच्छा तैराक था, उसको बहुत अच्छी तैराकी आती थी। वो जो तालाब था दरमियान में से बहुत गहरा था, वहां तक कोई भी नहीं जाता था। 2-3 लड़के जाते थे जिनको तैरना आता था। विक्की, जॉन और 1-2 और लड़के वहां पे पहुंचे। जॉन ने अपने कपड़े उतारे, शॉर्ट्स पहने और नहाने के लिए तालाब के अंदर चला गया। विक्की बाहर बैठ गया। 2 लड़के और भी नहाने के लिए अंदर चले गए। जॉन कुछ देर नहाता रहा, तैराकी करता रहा। करते करते वो बिल्कुल दरमियान में चला गया। वो तैराकी कर रहा था और विक्की बैठा सबको देख रहा था कि थोड़ी देर के बाद वो 2 लड़के जो किनारे पे नहा रहे थे वो भी बाहर आ गए। विक्की ने देखा कि अभी तक जॉन दरमियान में नहा रहा है। नहाते नहाते जॉन ने एकदम से ऊपर तैरते हुए, ऐसा लगा विक्की को जैसे एकदम से वो नीचे गिरा है। जो शख्स तैर रहा हो ऐसी जगह पे जहां पे पानी गहरा हो तो उसको झटका नहीं लगता उसके वजूद को। विक्की को लगा ऐसे जैसे जॉन के जिस्म को झटका लगा है और वो झटका मार के नीचे चला गया है। इंसान नहाते हुए या तो डुबकी लगाता है खुद से, लेकिन उस वक्त ऐसे लगा कि उसने झटका लिया है और उसके बाद वो नीचे चला गया है। विक्की यही समझा शायद तैराकी कर रहा है, तैर रहा है गहरी जगह पे, तो शायद उसने खुद से डुबकी लगाई है। विक्की उसको देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। अब टाइम इतना हो चुका था कि उसको बाहर निकल आना चाहिए था। इंसान का बहुत ज़्यादा स्टेमिना भी हो तो 1 मिनट के अंदर अंदर वो बाहर आ जाता है, लेकिन अब तो टाइम 1.5 मिनट हो चुका था। विक्की ने वहीं पे बैठे हुए आवाज़ दी, जॉन, जॉन। खामोशी। जिस जगह पे वो डुबकी लगा के गया था वहां पे बुलबुले तक नहीं बन रहे थे। 2 मिनट हो गए। विक्की बेचैन होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गया, जॉन बाहर आओ, जॉन बाहर आओ। और वो 2 लड़के जो पहले नहा रहे थे अब बाहर थे, वो भी आवाजें देना शुरू हो गए, जॉन, जॉन। यहां तक कि वक्त 3 मिनट से भी ऊपर हो गया। अब सबके अंदर बेचैनी शुरू हो गई कि मामला गड़बड़ है। अब विक्की को एहसास हुआ कि जॉन ने झटका लिया था, ऐसे जैसे किसी ने उसको खींचा हो। वो खुद कश्मकश में था कि शायद किसी ने उसको लगा तो ऐसे खींचा है, लेकिन मैं यही समझ रहा हूं कि शायद उसने डुबकी लगाई है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, उसको खींचा गया था नीचे से। अब वो लड़के मदद के लिए पुकारना शुरू हो गए, यहां तक कि 5 मिनट हो गए और बात अब खतरे वाली थी। लोग इर्द गिर्द से जमा हो गए। क्या हुआ कि जॉन बाहर नहीं आ रहा, उसको इतना टाइम हो गया है और पुलिस तक बात पहुंच गई। थोड़ी देर के बाद लोग भी जमा हो गए और पुलिस भी आ गई। विक्की ने बता दिया था कि कैसे मैंने उसको झटका लेते हुए नीचे जाते हुए देखा है। बाकी लड़के डर के भी नहीं जा रहे थे। वहां पे पता नहीं माजरा क्या है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा तैराक था कि उसने झटका लिया और नीचे चला गया। जब पुलिस आई तो वहां पे माहिर गोताखोर भी बुलाए गए, उसी गांव के थे
फौरी तौर पे 2 से 3 लोग उसी जगह पे पहुंचे जहां जॉन डूब गया था, और थोड़ी देर के बाद जॉन का मुर्दा जिस्म वहां से निकाल कर बाहर ले आए। उस जगह पे कोई जानवर या कुछ भी ऐसा नहीं था। समझ से बाहर ये बात थी कि जॉन के साथ क्या हुआ कि अचानक से वो डूब गया था। ना सिर्फ डूब गया था कि बाहर तक ना निकल सका, ऐसा माहिर तैराक क्या हुआ उसके साथ। लेकिन विकी अब यकीन से कह रहा था, मुझे ऐसा लगा है कि जैसे किसी चीज़ ने उसको खींचा हो नीचे से। वो ऊपर ऐसे आराम से तैर रहा था, उसका मुंह ऊपर की तरफ था। लोग उल्टा होकर तैरते हैं, वो सीधा ऐसे लेटा हुआ था और आराम से ऐसे तैर रहा था कि एकदम उसने झटका लिया जैसे किसी ने उसको नीचे से खींचा हो। 2 लड़के और भी गवाह थे, इसलिए किसी पे शक तो नहीं किया जा सकता, वो खुद ही डूबा था। यूं पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की और एक मुर्दा शख्स को जिस तरह सफर आखिरत पे रवाना किया जाता है, उसको रसूमात के साथ दुनिया से रवाना कर दिया गया। वो सब बहुत अफसुर्दा थे। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। देखते ही देखते सिर्फ 1 रात पहले ही विक्की ने बैठ के कुछ पढ़ा था, जॉन ने कुछ बैठ के पढ़ा था और उसके बाद ये हो गया था। अब लोगों को लगा कि जैसे कल रात जॉन ने उस मखलूक को छेड़ दिया है, उसकी छेड़खानी की वजह से उसके साथ हुआ है। और तब बाकियों को पता लगा कि उसके गले में वो जो सलीब पहन के रखता था वो भी बच्चे के गले में डाल के गया था। फिर किसी ने बताया कि वो तो हमेशा जब रात को सोता था पढ़ के सोता था, सलीब को चूम के सोता था, लेकिन पता नहीं उसके दिल में क्या आई कि अपनी सलीब भी बच्चे के गले में डाल गया। उसको मारा है किसी चीज ने। वो रात सारे बैठ के बातें करते रहे और जॉन के बारे में बातें करते रहे। वो बहुत अफसुर्दा थे। कुछ दिनों तक उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम कोई भी प्रोग्राम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगली रात आखिर इंसान है, नींद तो सूली पे भी आ जाती है। इसके बावजूद कि वो अफसुर्दा थे, गमज़दा थे, फिर भी सोने के लिए लेट गए। ये रात का कौन सा पहर था कि एक लड़के की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा है। उसने अपनी आंखों पे ऐसे जल्दी से आंखों को मला कि मैं नींद में हूं या वाकई मैं ख्वाब देख रहा हूं या जाग चुका हूं। तो उसने देखा बाकी सब सो रहे हैं, कमरे में अंधेरा है लेकिन बाहर सहन में रोशनी है। और मैंने अभी अभी जिस दरवाजे को खुलते हुए देखा है, ये मेरी आंखों का वहम नहीं है, वाकई दरवाज़ा खुला है। और उसी दरवाज़ा खुलने की वजह से ही मेरी आंख खुली है। वो आंखें झपकता रहा, दरवाजे की तरफ देखता रहा कि देखते ही देखते फिर से उसकी आंखों ने दरवाजे को फिर से एक दफ़ा खुलते हुए और फिर से बंद होते हुए देखा। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी वहम की। ये हकीकत में ही दरवाज़ा दूसरी दफ़ा खुला था और बंद हुआ था। और जैसे ही उसने देखा दरवाज़ा खुला है और बंद हुआ है, तो अभी दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं हुआ था, थोड़ा सा अभी रहता था, बंद होना बाकी था, कि उसने देखा बाहर तेज़ी से कोई गुज़रा है। और जो गुज़रा था कोई और नहीं, वो जॉन था। वो चौंक गया। अभी तक वो खौफजदा था कि दरवाज़ा क्यों खुद ब खुद खुल रहा है, हवा भी नहीं है, कौन है बाहर जो शरारत कर रहा है, ये क्या है, वो कुछ भी अभी तक समझ नहीं पाया था। लेकिन जब उसने तेज़ी से जॉन को गुजरते हुए देखा तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकल गई। साथ सोए हुए भी सारे उठ गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? वो कांप रहा था। सबने जब उससे बेइंतहा पूछा तो उसने बताया कि मैंने ऐसे दरवाजे को खुलते हुए और दरवाजे से बाहर जॉन को जाते हुए देखा है। वो सब बोले, नहीं, जॉन मर चुका है। हाँ, हम सब भी अफसुर्दा हैं, हमारे दिमाग पे भी जॉन सवार है, जानते हैं तुम भी बहुत दुखी हो, तुम्हारे भी दिमाग पे बहुत जॉन सवार है, इसलिए तुमने ऐसा देख लिया होगा। हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता, जॉन मर चुका है। सबने उसको हौसला दिया,
उससे बातें करते रहे और वो सो गए। अगली रात बिल्कुल खैरियत से गुजरी। उससे फिर अगली रात तकरीबन ये रात के 1 से 1:30 बजे के दरमियान का टाइम था कि एक लड़की की आवाज खुली। दरवाजे के बाहर कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। उसकी आंख खुली इस बात से कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो गहरी नींद में थी, वो जाग गई और उसको एहसास हुआ कि इसने दरवाजा खटखटाया है। वो उठ के दरवाजे की तरफ देखना शुरू हो गई। उसी लम्हे उसने देखा अब वही जो दरवाजा खटखटा रहा था, जो भी बाहर था, खिड़की वाली साइड पे चला गया था और खिड़की को खटखटा रहा था। और उसी लम्हे उसने देखा कि खिड़की खुद ब खुद खुलना शुरू हो गई और वो लड़की खौफ से कांपना शुरू हो गई कि खिड़की जिसको खटखटाया जा रहा था, कोई चोर था, कौन था जो रात के टाइम खिड़की को खटखटाने के बाद उसको खोल रहा था। तभी उसने देखा एक बाजू है जो खिड़की को धक्का दे के खोल रहा है और उस बाजू ने उस खिड़की को खोल दिया। वो एक हाथ को, एक बाजू को देख पाई थी जो खिड़की को खोल रहा था। कौन हो सकता है? क्या हमारे ग्रुप का कोई लड़का है? ये हाथ एक इंसानी हाथ था, लेकिन क्यों कोई रात को इस तरह दरवाजे को खटखटा के, खिड़की को खटखटा के खिड़की को खोलेगा? क्यों डराएगा इस तरह? या कोई चोर है ये? वो अभी तक कुछ समझ भी ना पाई थी। खुली खौफजदा आंखों के साथ उस खिड़की को देखे जा रही थी कि जो भी खिड़की के पीछे था, जिसका सिर्फ हाथ और बाजू नजर आया था, वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के सामने आ गया। और जैसे ही खिड़की के सामने आया तो उस लड़की ने देखा खिड़की के सामने जॉन खड़ा है। और जैसे ही उस लड़की ने खिड़की के बाहर जॉन को खड़े हुए देखा, उसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं थे, ना कोई खुशी वाला चेहरा, ना कोई दुख वाला चेहरा, बिल्कुल एक सीरियस चेहरा। और वो उस लड़की की तरफ नहीं देख रहा था, खिड़की खोलने के बाद बाहर की तरफ ही देख रहा था। लेकिन क्लियर लड़की ने देख लिया था वो जॉन है। लड़की ने चीखें मारनी शुरू कर दी। फिर से सब जाग गए। क्या हुआ, क्या हुआ? तो लड़की ने सारा माजरा सुनाया, कैसे दरवाज़ा खटा, खिड़की खुली और उसके बाद बाहर जॉन खड़ा था। फिर सबने यही सोचा, क्या इस लड़की का भी वहम है या वाकई ये लड़की भी डर गई है? सबने कहा शायद हमारे दिमाग पे जॉन बहुत ज्यादा सवार है। उसका इस तरह दुनिया से अचानक चले जाना हम हजम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें इस तरह नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगली रात फिर से एक लड़का वॉशरूम के लिए उठा और जब वो दरवाज़ा खोल के वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था, अभी कुछ ही कदम चला था कि उसने देखा सामने वाली जो दीवार है, उस दीवार की तरफ कोई खड़ा है। उसका मुंह दीवार की तरफ है, वो कमर करके खड़ा है। तो वो चलते चलते जब एकदम उसकी निगाह पड़ी अपने सीधे हाथ पे, उसने देखा कोई दीवार की तरफ रात को इस वक्त मुंह करके खड़ा है। ये कौन हो सकता है? बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हाथ उसने सीधे ऐसे रखे हुए, जैसे बिल्कुल कोई अटेंशन खड़ा होता है, बिल्कुल सीधे हाथ उसने बिल्कुल सीधे किए हुए थे। मुठ्ठियां नहीं, हाथ ऐसे उसके बिल्कुल स्ट्रेट थे, बाजू बिल्कुल सीधे थे और बिल्कुल खामोशी के साथ वो दीवार की तरफ, बिल्कुल दीवार के करीब मुंह करके खड़ा हुआ था। वो चलते चलते रुक गया और उसको देखना शुरू हो गया कि ये कौन है जो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। तभी वहीं पे खड़े खड़े उसने कहा, कौन हो तुम? दूसरी दफा जब उसने कहा कौन हो तुम, तो कोई भी आवाज नहीं, कोई भी हिलना जुलना नहीं, वो बिल्कुल उसी तरह खड़ा रहा। तो वो तीसरी दफा फिर से बोला, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कौन हो तुम? और वो जो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था, वो उसी लम्हे आहिस्ता आहिस्ता घूम गया। इस अंदाज में घूमा कि उसने अपने पांव नहीं उठाए, खड़े खड़े ही उसके पांव खुद ब खुद घूम गए और घूम के बिल्कुल उसका रुख उसी लड़के की तरफ हो गया। तब उसने देखा कि वो दीवार की तरफ जो मुंह करके खड़ा था वो कोई और नहीं, जॉन था। उस लड़के ने वहीं जोर जोर से चीखें मारी और वहीं पे गिरा, बेहोश हो गया। सारे जाग गए, उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे, उस पर पानी के छींटे मारे, उसको नॉर्मल करने की कोशिश की। जब वो होश में आए तो उसकी आंखें खौफ से खुली हुई थी। वो चीखे जा रहा था, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
क्या नहीं हो सकता, हमें बताओ। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि कैसे मैंने इस तरह जॉन को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े देखा, और पूछने पे जब उसने मेरी तरफ चेहरा किया तो मैं हैरान रह गया। वो हिला भी नहीं, पूरा घूम गया, वो जॉन था। उसके बाद मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस रात वो सारे सर जोड़कर बैठ गए कि ये क्या हो रहा है। क्या वाकई जॉन तो मर चुका है? हम वाकई जॉन को देख रहे हैं। लड़की को चलो कोई हम समझते वहम हुआ होगा, लड़के के साथ हुआ होगा, लेकिन आज तो ये बकायदा सहन तक आया है और सहन में उसने देखा है। उनमें विक्की एक ऐसा लड़का था जो थोड़ा सा बहादुर भी था बाकियों की निस्बत। उसने कहा इसके राज को कल सुबह मालूम करने की कोशिश करते हैं, क्या राज है। अगले दिन वो उठा और मालूम करना शुरू किया कि यह मकान किसका है। तो पता करते करते वो मालिक मकान तक पहुंचा और उसको जो इतला मिली वो ये थी कि मालिक मकान ने इस घर को बहुत ही दिल से बनाया था। एक एक चीज इस हवेली की बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जब मालिक मकान इस हवेली के अंदर रहने के लिए आए तो उनके साथ ऐसे खौफनाक वाकयात हुए थे कि फौरी तौर पे उन्होंने इस हवेली को छोड़ दिया था। उस हवेली में कुछ दिन ही ठहर पाए थे। उस हवेली में आबाद उस मखलूक ने उनको वहां पे रहने नहीं दिया था। उसके बाद मुख्तलिफ लोग किराए पे लेने के लिए इस हवेली को आए। जो भी इस हवेली में रहता था कुछ ही दिन रहता था, उसके बाद इस हवेली को छोड़ देता था। यहां तक कि सुमन भी बोल पड़ी, हाँ मैंने भी अपनी माँ को बताया था, लेकिन मेरी माँ ने वहम समझा था। मैं भी इस हवेली में काम करने के लिए आई थी। एक फैमिली आई थी जो 15 दिन भी मुकम्मल नहीं रही थी। जैसे ही वो यहाँ पे आए थे, इस हवेली में शिफ्ट हुए थे, उन्होंने मेरी माँ से बात की थी और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पे काम पे रखवाया था। और एक रात मैं भी सोई थी तो इस तरह लाइटें जली बुझी थी और उसके फौरी बाद पता लगा था वो छोड़ के चले गए। अब समझ आया कि ये हवेली इतनी सस्ती क्यों है, इसका किराया इतना कम क्यों है। इसकी वजह अब मालूम हुई कि यहाँ पे वो मखलूक किसी को नहीं रहने देती, इसलिए इतनी बड़ी हवेली इतनी सस्ती और किराए पर है। वो लोग शाम को इकट्ठे हुए और विक्की उनको बता रहा था कि आज मैंने ये सारी मालूमात इकट्ठी की हैं। इस हवेली में जिन्नात का बसेरा है, वो किसी को नहीं रहने देते। रात का उन लोगों ने खाना खाया। अभी खाना खा के बैठे ही थे, सारे जमा थे कि उन्होंने देखा बाहर का दरवाजा नॉक हुआ है। एक शख्स ने कहा रुको मैं देखता हूं। वो सारे ग्रुप बना के बैठे हुए थे, अपनी जगह से उठा ही था कि उन्होंने देखा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया है। जो अंदर से लॉक था वो खुद ब खुद अंदर से खुल गया है। और जैसे ही दरवाजा खुला है तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल जॉन उनके सामने उस दरवाजे से दाखिल हुआ और दरवाजे के अंदर दाखिल होकर उसने दरवाजे को बंद किया और खड़ा हो गया। अभी तो घुप अंधेरा भी नहीं हुआ था। आज उन्होंने खाना भी जल्दी खा लिया था, शाम को ही खाना खा लिया था। अभी रात की तारीकी नहीं फैली थी कि रात का घुप अंधेरा हो, ये तो अभी शाम ही हुई थी। और तभी उन्होंने देखा शाम को ही जॉन दरवाजा खोल के अंदर आ गया था। सबकी आंखों ने देख लिया यह वहम नहीं था, वो जॉन ही था जो दरवाजा खोल के अंदर आया था। एकदम सारे चीखते हुए उठे और अंदर कमरे में भाग गए और दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद कर लिया। जिसको जो भी पढ़ना आता था सबने पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने डरते डरते बाहर झांका तो बाहर कोई भी नहीं था। उसी वक्त फैसला हुआ जितना भी हमारा सामान पड़ा है सारा अभी पैक करो, निकलो, इस हवेली को अभी हमने बंद करना है, लॉक करना है, यहां पे नहीं रहना। वो जो लड़के थे उन्होंने अपनी अपनी बाइक निकाली, लड़कियों से कहा पीछे बैठो, हम तुम्हें अपने फलां रिश्तेदार के घर छोड़ देते हैं, किसी को वहां छोड़ देते हैं, आज रात जैसे कैसे गुजारो, कल देखेंगे क्या करना है। इस तरह सारे जल्दी जल्दी सामान उठा रहे थे, पैक कर रहे थे। विक्की उनमें से ऐसा था जिसकी जिम्मेदारी थी कि सब जब उठा लेंगे तो वो कमरों को दरवाज़ों को लॉक करके बाहर निकलेगा। सब ने सामान उठाया, चले गए और आखिर में विक्की दरवाज़ों को लॉक करके जैसे ही वो मेन दरवाजे को उसने लॉक किया तो उसी लम्हे दरवाजे को अंदर से खटखटाया गया, ठक 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 ठक। और जैसे ही दरवाजे को खटखटाया गया वो ताला जो बाहर से विक्की लगा चुका था उसने देखा ताला खुद ब खुद खुल गया और अंदर से जॉन बाहर निकला और बोला मुझे अकेला छोड़कर जाओगे? मुझे भी तो साथ लेकर जाओ ना।
जॉन क्लियर अपनी आवाज में बोल रहा था और दरवाजा खोल के दरवाजे के अभी अंदर ही खड़ा था, बाहर नहीं आया था। वो विकी जिसने ताला लगा के हटा ही था कि उसने देखा अंदर से कोई खटखटा रहा है। तो उस वक्त जब दरवाजा खटखटाया जा रहा था, विकी के और दरवाजे के दरमियान में कोई 5 से 7 कदम का फासला था और 7 कदम के फासले पे विकी खड़ा देख रहा था कि खुद ब खुद दरवाजा खुला और अंदर से जॉन दरवाजा खोल के दरवाजे के दरमियान में खड़ा होकर बोला, मुझे अकेला छोड़ के जाओगे? मुझे भी साथ लेके जाओ ना। वो फौरी समझ गया। उसने फौरी तौर पे अपनी जेब से सिगरेट निकाली। वो जानता था, इतना जानता था कि ये मखलूक आग के करीब नहीं आती। उसने सिगरेट लगाई और उसको पीता हुआ चल पड़ा। उसके कानों में किसी के चलने की, कदमों की आहट सुनाई दे रही थी और एक आवाज़ मुसलसल आ रही थी, मुझे भी तो साथ लेके जाओ, मुझे क्यों अकेला छोड़ के जा रहे हो, मुझे भी तो साथ लेके जाओ। वो सिगरेट पे सिगरेट पीता रहा। अभी सिगरेट बुझने ही वाली होती थी। वो एक और जला लेता। जानता था कि जब तक आग मेरे पास है वो मेरे करीब नहीं आएगा। चलते चलते बहुत दूर चला गया और आवाज़ भी आनी बंद हो गई। वो लोग उस घर को छोड़ चुके थे। विक्की ने रात जैसे कैसे कहीं पे गुजारी और अगली सुबह होशियारपुर से अपने घर कबीर वाला पहुंच गया। कबीर वाला, सॉरी मैं गलत एक लफ्ज़ बोलता हूँ मुसलसल, जलालपुर, कबीर वाला नहीं है, ये गलत लफ्ज़ में बोल गया। उनका जो असली विक्की का जो घर था जलालपुर था। ये जो जगह है जहाँ का ये वाक़या, इसका नाम है होशियारपुर। मैं कबीर वाला बोलता रहा हूँ, उसके लिए माजरत खाऊँ। अगली सुबह विक्की जलालपुर अपने घर पहुंच गया। माँ से जाके लिपट गया। माँ को सारी सूरत हाल बताई और सारा वाक़या बताया कि माँ क्या हुआ है हमारे साथ और हम किस तरह परेशानी में रहे हैं। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। रात को अपनी माँ के करीब बैठे उसने कहा, मैं बहुत खौफजदा हूँ माँ, आज मैं अकेला नहीं सो पाऊँगा। मुझे उसकी आवाज़ें बार बार कानों में गूंजती हैं कि अकेले जा रहे हो, मुझे भी तो साथ लेके जाओ ना। वो मर चुका है माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने कहा, मेरे बेटे मेरे साथ ही सो जाओ। वो एक सिंगल बेड था। माँ होती है, माँ के लिए हमेशा औलाद बच्चे ही रहते हैं। उसने अपने बेटे को अपने साथ सुला लिया। विक्की और उसकी माँ बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। विक्की माँ की आगोश में, माँ के करीब लेटते ही जैसे सुकून में आ गया था, जैसे कई रातों का जागा हुआ था। ऐसा माँ के करीब लेटा कि खौफ ख़त्म हो गया कि माँ है ना, मुझे माँ बचाएगी। माँ का एहसास ही बहुत, दुनिया में माँ से बढ़ के कोई एहसास नहीं। माँ की आगोश में जाते ही बच्चों को, चाहे वो जितने बड़े हो जाएं, एक सुकून सा आ जाता है। यूं माँ के करीब लेटते ही विक्की भी गहरी नींद सो गया। माँ भी तब तक जागती रही जब तक बेटा नहीं सोया था। जब माँ को महसूस हुआ कि विक्की गहरी नींद सो रहा है, तो माँ भी आंखें बंद करके सो गई। ये रात का कौन सा पहर था कि माँ की आंख खुली और एकदम जैसे ही माँ की आंख खुली वो हैरान हुई कि मैं इस टाइम क्यों जाग गई हूँ, रात का कौन सा पहर है, क्या हुआ है, मेरी आंख क्यों खुली है। उसने देखा विक्की करवट लेके दूसरी तरफ मुंह करके सोया हुआ है और उसके खराटों की एक सोने की आवाज़ क्लियर आ रही है कि करवट लेके वो सोया हुआ है और माँ उस टाइम सीधी सोई हुई थी। जैसे ही माँ की आंख खुली, ये एहसास हुआ कि मैं जाग गई हूँ। छत की तरफ इशारा हुआ, छत की तरफ देखा, मैं कमरे में लेटी हूँ, बेटा मेरे पास लेटा है। बेटे की तरफ देखा, बेटा करवट लेके सो रहा है। लेकिन फिर से एकदम एहसास हुआ, मैं क्यों जागी हूँ, क्या हुआ है। तो उसी लम्हे उनकी निगाह सामने की तरफ गई तो वो देखती हैं कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और दरवाजे के बिल्कुल दरमियान में एक लड़का खड़ा है जिसने कोई शर्ट नहीं पहनी हुई, सिर्फ एक नहाने के लिए जिस तरह चड्डी पहनते हैं
उसी तरह की उसने चड्डी पहनी हुई है। एक टांग उसने दरवाजे के बीच में रखी हुई है और दूसरी टांग उसी बेड पे उसने रखी हुई है जहां पे वो दोनों सो रहे थे। उसकी लेफ्ट टांग जो थी दरवाजे में थी और उसने अपनी राइट वाली टांग और जो अपना पांव था वो बिस्तर पे उसी बेड पे रखा हुआ था जहां वो माँ बेटा लेटे हुए थे। और माँ ने एकदम उसको देखा, कोई सामने खड़ा है। बिल्कुल वही हुलिया था जो बेटे ने बताया था, वही हुलिया था जिस तरह वो चड्डी पहन के नहाने के लिए गया था। बिल्कुल वही हुलिया उस जॉन का हुलिया था जो बिल्कुल रात के इस पहर सामने खड़ा था। और उसकी टांग इतनी बड़ी हो गई थी कि एक टांग उसने लेफ्ट वाली दरवाजे में रखी हुई थी और दूसरी टांग उसकी उस बेड तक आ रही थी। यह यकीनन किसी इंसान की इतनी बड़ी टांग नहीं हो सकती, जिसका कद एक बिल्कुल नॉर्मल कद हो, लेकिन इतनी बड़ी टांगें हो गई हों कि एक कदम वहां पे और एक कदम वो दूर बेड पे रखा हुआ था। उसको इस तरह खड़े हुए देख के वो फौरन समझ गई कि ये कोई और नहीं, ये वही जॉन है जिसके बारे में बेटे ने बताया था कि अकेले जा रहे हो, मुझे भी तो साथ लेके जाओ। तो वो पीछे पीछे साथ यहाँ तक आ गया था। भटकती हुई जॉन की आत्मा यहाँ तक पहुँच गई थी और माँ को जैसे इस बात का एहसास हुआ, माँ थी फौरी तौर पे अलर्ट हो गई, बेटे की गहरी नींद को भी महसूस कर लिया और उसी लम्हे आंखें बंद की, फौरी तौर पे पढ़ने के लिए तैयार हो गईं, क्योंकि वो पढ़ के ही सोई थीं। लेकिन अब जब आंख खुली थी और उसको इस तरह सामने खड़ा हुआ देखा, उसकी दोनों टांगें इस अंदाज में देख ली, तो वो समझ गईं ये कोई भी इंसान नहीं है, ये वजूद किसी आत्मा का ही हो सकता है जिसकी दोनों टांगें इतनी बड़ी हैं। और जिस हुलिये को बेटे ने बयान किया था, ये वही हुलिये वाला कोई और नहीं जॉन था। तो वो आंखें बंद करके पढ़ती रहीं। वो एक लम्हे के लिए घबरा ज़रूर गई थी, लेकिन उसके बावजूद पढ़ पढ़ के सामने फूंकती रहीं। उन्होंने आंखें बंद की, पढ़ती रहीं, फूंकती रहीं। जब पढ़ के दम कर चुकी तो फिर आंखें खोल के देखीं तो सामने कोई भी नहीं था, वो जा चुका था। लेकिन माँ फिर सो नहीं सकी। बाकी जितना भी उनको पढ़ना आता था वो रात सारी पढ़ती रहीं और उसके बाद जब सुबह उठी हैं तो पूरे घर को पढ़ के उन्होंने दम किया। जो जो उनको पढ़ना आता था उन्होंने सारा दम किया। वो जान चुकी थी कि पीछे पीछे यहां तक वो आ चुका है। लेकिन वो आखिरी रात थी। माँ ने इतनी पढ़ाई की थी और उसके लिए ऐसी दुआएं की थी कि उसकी उस आत्मा को सुकून पहुंचे। वो जो भटकती हुई आत्मा थी जो मुसलसल उस अपने ग्रुप के पीछे आई थी, वो किसी को नुकसान शायद नहीं पहुंचाना चाहती थी। अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहती तो अब तक पहुंचा चुकी होती। वो शायद बेचैन आत्मा जहां उसको जाना चाहिए था मरने के बाद, वहां पे नहीं जा सकी थी। वो वहीं फंस सी गई थी। वो भटकती आत्मा भटक रही थी और माँ ने फिर इस अंदाज में पढ़ाई की कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी आत्मा को सुकून मिले। और शायद उस रात आखिरी रात थी कि उसके बाद उसकी आत्मा को सुकून मिल गया। उसके बाद वो आत्मा दोबारा कभी भी नजर नहीं आई। विक्की ने शादी कर ली और सुमन और विक्की की शादी हो गई। आज उनके बच्चे हैं, वो मियाँ बीवी हैं। 2011 में उनके साथ ये वाक़या पेश आया था। पूजा कहती हैं कि आज भी उनसे जब बात की जाए तो वो खौफज़दा हो जाते हैं, इस टॉपिक पे बात तक नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते और ख़ामोश हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अंदाज़ ऐसा होता है कि इतना भयानक था वो हमारे साथ कि इस पर प्लीज़ कोई बात तक ना करे। उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक था। लेकिन आज वो दोनों मियाँ बीवी हैं, खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो भटकती आत्मा दूर जा चुकी है। ये कहानी थी जो मुझे पूजा ने पिंड गंजिया ज़िला होशियारपुर इंडिया से भेजी थी और ये एक सच्ची कहानी है जो 2011 में उनके साथ आई। तो मैं चाहूँगा पूजा आपकी और भी जो कहानियाँ आप मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी कहानियों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए जी, इंशाल्लाह मैं आपकी कहानियों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जिस पे आपने कहानी भेजनी है +92, ये कोड है पाकिस्तान का, +92 31366555500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 31366 55500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655500। आप जब मुझे कहानी भेजी है तो पूजा ने भी यही किया। जब मुझे सारे नाम वगैरह बता दिए तो उन्होंने एंड पे एक मैसेज किया, सर जी आप चाहें तो नाम
रियल बता सकते हैं। तो आप लोग भी, दरमियान में मुझे बताना भूल गई थी, पूरी कहानी उन्होंने वॉइस मैसेज मुझे सेंड कर दिया, एंड में एक छोटा सा मैसेज भेजा, सर जी आप नाम रियल बताना चाहें, लोकेशन रियल बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो उन्हीं के कहने पे मैंने नाम और रियल लोकेशन बता दी है। आप लोग भी जब मुझे कहानी भेजें तो आपने ज़रूर मुझे बताना है, रियल नाम बताने हैं, और आप चाहते हैं मैं रियल बताऊँ तो मेंशन कर दें कि आप मैं रियल ही बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़र्ज़ी बताऊँ तो बता दें कि मैं फ़र्ज़ी बताऊँ। और आप मुझे वॉइस मैसेज हो या लिखा हुआ जब सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, तो उसके बाद लास्ट में एक मैसेज करना है स्टोरी, STORY, ये लाजमी आखिरी लफ्ज़ लिखना है एंड पे, क्योंकि अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो मुझे बेइंतहा व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं तो वो पता नहीं लगता कि स्टोरी कौन सी है, तो इसलिए स्टोरी आपने लाजमी लिखना है। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।